अब देखिएगा ऑप्टिकल पाथ हमारे लिए बहुत ही काम का इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ। तो म्यू टाइम्स डेल्टा एक्स, ये तो अगर हमें निकालना है टाइम लैग तो ये आएगा चेंज इन डेल्टा ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ में कितना अंतर है अपॉन सी, तो ये आया म्यू टाइम्स डेल्टा एक्स बाय सी। फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस भी चेंज इन ऑप्टिकल पाथ अपॉन लैम्डा एयर इनटू 2 पाई। म्यू टाइम्स डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा एयर इनटू 2 पाई। यहां समझिएगा ये ऑप्टिकल पाथ म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ है। अब ये मैं क्या कर रहा हूं ये समझने की कोशिश करिएगा। एक सोर्स हमारा S1 है, एक सोर्स हमारा S2 है। अब ये दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है एक ही वेव फ्रंट पर लाई करने वाले दो सोर्स हो, या वाकई में दो अलग अलग सोर्स हो, हमें इससे मतलब नहीं है। दो सोर्सेस थे, हम यहां पे एक सिग्नल यहां से रिसीव किए, एक सिग्नल यहां से रिसीव किए। इसने डिस्टेंस किया L1, इसने डिस्टेंस किया L2। तो जो सिग्नल इसने पैदा किया है और हमें जो मिलेगा उसमें एक टाइम लैग होगा। कितना? L1 बाय सी। यहां टाइम लैग होगा L2 बाय सी। तो दोनों में आपस में जो डिफरेंस आएगा वो L1 बाय सी माइनस L2 बाय सी आएगा। लेकिन अगर यहां मीडियम म्यू1 होता, यहां मीडियम म्यू2 होता, तो अब वो डिफरेंस क्या आता? आता यही। और इसी को मैं म्यू1 L1 माइनस म्यू2 L2 बाय सी लिख लूं। मतलब हमने सीधे क्या किया कि स्पीड का लफड़ा खत्म हो जाएगा अगर आप इसमें म्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर आपने इसमें म्यू मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये एयर के अंदर चला गया, वैक्यूम में चला गया। इसमें म्यू मल्टीप्लाई किया, ये भी वैक्यूम में चला गया। तो हमें पता है कि वैक्यूम में इसने डिस्टेंस किया म्यू1 L1, इसने वैक्यूम में किया म्यू2 L2। तो डिस्टेंस ट्रेवल करने की वजह से एक टाइम लैग आ गया होगा। तो दोनों में ये टाइम लैग है। अब हमें निकालना है कि इस टाइम में फेज में कितने का अंतर आ गया होगा। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स डेल्टा टी। ये आखिरकार ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, 2 पाई एफ है। मतलब ये बताता है, ये सिंपली आप समझ सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज है। ओमेगा को ऐसा सोच सकते हैं कि टाइम के कारण फेज किस रेट से बदल रहा है। तो टाइम के कारण फेज जिस रेट से बदल रहा है ये वो चीज है। तो डेल्टा टी टाइम में कितने फेज का चेंज आएगा ये। और यही हमने क्या किया, ईयर में जब जब लैम्डा का पाथ डिफरेंस कवर अप करोगे तब तब 2 पाई का चेंज होगा। जब जब लैम्डा का चेंज होगा तब तब 2 पाई का चेंज होगा। और अगर आप एयर की बात कर रहे हैं तो यहां आपको ऑप्टिकल पाथ लेना पड़ेगा। फील करो, क्योंकि हमें वहां एयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर लैम्डा डिफरेंट हो जाएंगे, कंफ्यूजन होगा लैम्डा किसका। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सबको एयर में कन्वर्ट कर देते हैं और लैम्डा एयर का लेंगे कि अगर एयर में लैम्डा का चेंज आता तो 2 पाई का चेंज आता, और एयर के रिस्पेक्ट में कितने का चेंज आया वो ऊपर लिख लो। तो इससे सीधे हमें फेज डिफरेंस मिल जाएगा। और ये फेज डिफरेंस हम निकाल क्यों रहे हैं वो समझिएगा। या तो आप समझिएगा कि एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है, हमने दोनों से सिग्नल रिसीव किया एक साथ। ये डिस्टेंस होता 5.5 लैम्डा और ये होता 5 लैम्डा। तो यहां पे जो दो सिग्नल रिसीव किए इनमें पाथ डिफरेंस आधा लैम्डा का है, और लैम्डा होने पे फेज चेंज 2 पाई होता है, तो आधे लैम्डा पे पाई आएगा। इसका मतलब जो हम रिसीव करेंगे वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो अगर ये एयर के रिस्पेक्ट में लिख रखा है तो एयर के रिस्पेक्ट में मतलब मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। तो हमने देखा कि यहां डिस्टेंस और यहां डिस्टेंस में आधे लैम्डा का अंतर है, तो फेज में पाई का अंतर है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। बशर्ते ये S1 S2 इनिशियली सेम फेज में थे, ये दोनों इनिशियली सेम फेज में थे, लेकिन आपको टाइम अलग अलग लगा इसके सिग्नल पहुंचने में, तो ये आउट ऑफ फेज हो गए।
और अगर ये 6 लैम्डा हो जाता तो ये वापस से फेज में आ जाते, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता। या तो हमें इसके लिए जरूरत पड़ेगी कि दो सोर्स के हम सिग्नल एक साथ रिसीव कर रहे हैं, तो हमें मैक्सिमा मिलेगा कि मिनिमा मिलेगा, या क्या मिलेगा, या समझिए कि ये हमारी ओरिजिनल वेव फ्रंट है, इस पे ढेर सारे पॉइंट है S1 S3, ये ओरिजिनल वेव फ्रंट है। आपको न्यू वेव फ्रंट पता करनी है, तो नई वेव फ्रंट वो होगी जहां ये वापस से फेज में होंगे। तो जिस भी पॉइंट पे फेज में है वहां टाइम लैग बराबर आएगा, टाइम लैग बराबर आएगा, फेज चेंज बराबर है, तो ऑप्टिकल पाथ बराबर आएगा, ज्योमेट्रिकल पाथ बराबर नहीं आएगा। बिल्कुल ज्योमेट्रिकल पाथ भी बराबर आएगा अगर सभी सेम मीडियम में। तो अब हम इससे पहला हम सीखेंगे कि आखिरकार ये लेंस वेंस में, जरा इमेजिन करिएगा, पहले प्रिज्म के केस में देखें, ऐसी रेज जाती हैं, मुड़ के रेज ऐसी हो गई, तो आप समझिए कि इनिशियली वेव फ्रंट हमारी ये थी, फाइनली वेव फ्रंट ये हो गई, यही फाइनली वेव फ्रंट है। तो अब हम इनमें ये कह रहे हैं अगर ये इनिशियल वेव फ्रंट है तो इनका जो पाथ डिफरेंस, इनका ये आपस में फेज में, ये आपस में फेज में, इसने ज्यादा ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस कवर अप किया है, इसने ज्योमेट्रिकल कम है लेकिन ऑप्टिकल पर म्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम आएगा। तो यहां से हम ये कह पा रहे हैं कि, कोशिश करिएगा समझने की, कि ये डिस्टेंस d है, ये x y z, तो x प्लस म्यू y प्लस z इक्वल टू म्यू t। आया समझ में? अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये दोनों आपस में फिर से फेज में आ जाएंगे, इसका मतलब ये नई वेव फ्रंट होगी, इसके बाद तो सब एयर में है तो वेव फ्रंट ही। हालांकि ये वाला पार्ट हम मैथमेटिकली प्रूव कर लेंगे इसके लिए, प्रिज्म के लिए। कैसे, वो देखिए, सीधे दिख जाएगा। ये ऐसा फिगर है, इससे परपेंडिकुलर डालो, ये लेंथ पक्का इसके बराबर है, ये लेंथ इसके बराबर है, परपेंडिकुलर डाला, इससे जो परपेंडिकुलर डाला इस लेंथ का म्यू गुना इसके बराबर है। अभी रिफ्रैक्शन सही तो प्रूव किया हमने, आखिरकार ये फ्लैट सरफेस पर रिफ्रैक्शन है, तो इस लेंथ का म्यू गुना इसके बराबर है, इस लेंथ का म्यू गुना इसके बराबर है, और ये लेंथ तो इसके बराबर है ही, मीडियम भी सेम है, तो मैं ये कह सकता हूं इस पूरी लेंथ का म्यू गुना इसका दिस प्लस दिस इनटू म्यू प्लस दिस के बराबर है। मतलब ये वेव फ्रंट हमारी कन्वर्ट होके इसमें आ जाएगी, और आप सेफली कह पाओगे कि ये और ये दोनों फिर से फेज में आ गए, और सिर्फ ये दोनों नहीं, बीच के सभी, ठीक है, तो ये सभी के सभी हमारे फेज में है, और ये हमारी नई वेव फ्रंट है। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से हम क्या करते कि ये हमारी रेज गई, ये जब यहां पहुंचा और हमने नई वेव फ्रंट बनाना चालू की, फिर नई बनाई होंगी, बहुत सारी वेव फ्रंट बनाई होंगी, आंसर निकला होगा। अब जरा ये लेंस में सोचते हैं कि ये लेंस में लगभग ये सही है कि नहीं। ये रे यहां से गई, ये यहां से, ये यहां से, हमें पता है कि अंदर की तरफ बेंड हो जाती है। अब शायद आप जस्टिफाई फिर कर पाएंगे कि हमारी ओरिजिनल वेव फ्रंट मान लीजिए ये थी, फाइनली वेव फ्रंट हमने मान ली ये है, आया समझ में? शेप बदला है, तो ये वेव फ्रंट है, मतलब ये आपस में फेज में है, ये आपस में फेज में है, इसका ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस सबसे कम है, इसका ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन शायद समझ में आ रहा है क्योंकि ये मीडियम में कवर अप कर रहा है, इसीलिए ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस कम है। और अब जरा इसके लिए देखिए, इसमें शायद सीधे सोच पाओगे कि उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहां से इसने एयर में कम किया, मीडियम में ज्यादा, तो इसने अब जब ये यहां से ऐसा आएगा तो इसको मोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये ऐसी वेव फ्रंट होगी, और बात सही भी है, इसने मीडियम में ज्यादा कवर अप किया है तो इसका ज्योमेट्रिकल कम होना चाहिए, इसका ज्योमेट्रिकल कम, इसका मीडियम में ज्यादा। पक्का आया समझ में? तो ये हम मैथमेटिकली प्रूव करना बहुत ही चैलेंजिंग है इसमें, हालांकि मुश्किल नहीं इतना, लेकिन हम टाइम खराब करेंगे नहीं सब। तो कैलकुलस से ये सब कुछ प्रूव हो जाता है कि ये वाकई में लोकस में आ गए, मतलब ये सभी सेम फेज में आ गए। अभी फिलहाल हम बस ऐसे कर रहे हैं कि हाँ शायद आ जाएगी,
समझ गया ना कि यहाँ ये मीडियम है, यहाँ मीडियम कम है, एयर ज्यादा है तो ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस ज्यादा होगा। हम लगभग अंदाज लगा पाएंगे कि ऐसा। इसमें क्वेश्चन एक ही आता है, वो अभी मैं दूंगा वो, ठीक है। मतलब इसमें क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं, प्योरली थ्योरेटिकल बनते हैं इसमें, ठीक है। थ्योरेटिकल मतलब फेज वेज सोचना पड़ता है, तो कुछ खास नहीं। इसका जरूर हम कुछ देर बाद यूज करने वाले हैं। और ये समझिए ये क्या है कि इससे हम दो चीजें पता कर पा रहे हैं। एक तो नई वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा, तो ऑप्टिकल पाथ बराबर होना चाहिए नई वेव फ्रंट बनने के लिए। और दूसरा यूज, दो सोर्सेज से सिग्नल रिसीव करोगे, इंटेंसिटी क्या होगी। और सेकंड वाला पार्ट ये समझिए कि हम जस्ट उल्टा करेंगे, रे डायग्राम बना के वेव फ्रंट डायग्राम बनाएंगे। मतलब क्वेश्चन आता है कि वेव फ्रंट कैसी होगी, तो हम रे डायग्राम बना लेंगे और उसमें परपेंडिकुलर का लोकस करके वेव फ्रंट बना देंगे। ऐसा आता है क्वेश्चन की लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से या कॉन्केव लेंस से वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा, तो रे डायग्राम पता है, परपेंडिकुलर डाल के वेव फ्रंट निकाल देंगे। क्वेश्चन 1, प्रिडिक्ट नेचर ऑफ सरफेस शोन डॉटेड। नेचर मतलब कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और फ्लैट। चलो देखो, पहले वाले केस में इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसी थी और अब ये फाइनली वेव फ्रंट इस तरह है। तो रे डायग्राम हमारा करस्पॉन्डिंग ये है, तो शायद समझ में आ रहा है कि कोई कन्वर्जिंग लेंस रखा होगा बीच में, ठीक है। यहां पे इंसिडेंट वेव फ्रंट सॉरी रेज ऐसी है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, फाइनली रेज ऐसी है। तो ये ऐसा तभी हो सकता है जब कोई डाइवर्जिंग रहा होगा। यहां आ गया समझ में। अगले क्वेश्चन में फिर से वही, यहां से परपेंडिकुलर डालो, ठीक है। और अब ये 60 डिग्री हो गया, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, हाँ ये समझिए, ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 60 होगा, 30 60 30, तो ये 30 ये 60, तो साइन आई 30 है, तो μ1 साइन 30 μ2 साइन 60, तो μ1 इक्वल टू μ2 रूट 3। आया समझ में। और वो आप ऐसे भी समझ सकते थे, यहां से ये बनाते, यहां देखिए कि यहां स्फीयर ये बड़ा बन रहा है, तो ये लेंथ ज्यादा है, ये लेंथ कम है, तो ऑब्वियसली मीडियम μ1 ज्यादा है, डेंस है, तो ऐसे भी समझ में आ रहा है, ठीक है। और μ1 की वैल्यू μ2 रूट 3 है, तो μ1 बाय μ2 इज इक्वल टू रूट 3। अब टाइम लैग क्वेश्चन में t दे रखा है, इसका मतलब b b डैश a डैश अगर लिखूं तो c बाय μ1 t, b b डैश c बाय μ2 t। ये लेंथ कितनी है अगर टाइम लैग, एक मिनट वो मैंने डिफाइन नहीं किया, मुझे करना चाहिए था। टाइम लैग इन दो के बीच का है। यहां तो टाइम लैग का मतलब है नहीं, सभी फेज में, ये सभी फेज में, और मैंने पॉइंट दिए नहीं है, तो टाइम लैग इन्हीं दो के बीच का होगा। फाई ए माइनस फाई बी कितना है, 0, क्योंकि आखिरकार सेम वेव फ्रंट के पार्ट, और ये भी गारंटीड 0 है, ए डैश बी डैश। लेकिन बी और बी डैश में एक चेंज आया, ए और ए डैश में एक चेंज आया। ए और ए डैश में चेंज आया कितने का, ओमेगा टी का। आया समझ में। और ए और बी डैश, ए और बी डैश का आंसर भी ओमेगा टी ही है। इसमें और इसमें जो फेज डिफरेंस है वही इसमें और इसमें, क्योंकि ये तो आपस में फेज में। तो दरअसल इस पूरी वेव फ्रंट और इस पूरी वेव फ्रंट का फेज डिफरेंस ओमेगा टी। तो फिर वेव फ्रंट, फिर ये सर्कुलर है फिर, लेकिन एरो ऐसे कह रहे हो ना कि ऐसा होता, तो फिर मीडियम कहां है इसमें, वो तो इसकी वजह से ये फिर दो वेव फ्रंट नहीं है, एक ही वेव फ्रंट है। फिर ये दो थोड़ी थी, एक ही वेव फ्रंट थी, ऐसे सोच, ठीक है। ये मैं कह रहा हूं, ये एक ही सर्कल का पार्ट तो दिख नहीं रहे, ऐसा होने के लिए एक ही सर्कल का पार्ट होना चाहिए। वो एग्जाम्पल देखिए, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल,
ये कोई एक सरफेस है, यहां से ये मैंने रेज भेजी बहुत सारी, और क्वेश्चन ये है y x a comma 0, find equation of curve surface so that all rays converge at a comma 0, refractive index mu। और दूसरा क्वेश्चन इसी में, जो कि बहुत ही आसान, एग्जाम्पल 2, और ये ऐसा है, x, अगर ये पूछा होता इक्वेशन ऑफ सरफेस सच दैट ऑल कन्वर्ज at minus a comma 0 after reflection, जैसे ये क्वेश्चन था, यहां रिफ्लेक्शन की बात की गई कि सभी के सभी यहां कन्वर्ज हो जाएं। ये हमें पता है कि कौन सी ज्योमेट्री है, किसकी प्रॉपर्टी है, पैराबोला की, पैराबोला की तो प्रॉपर्टी। तो यहां y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, सीधे आंसर आ गया, यही तो फोकल लेंथ है, पक्का समझ में आया, ठीक है। और यहां हम प्रॉपर्टी, ये अगर मुझे पैराबोला पता नहीं होता, अगर हमें पैराबोला पता नहीं होता कि ये पैराबोला होता है, तो कैसे निकालते? दो तरीके थे, एक तो वो नॉर्मल वाला एंगल, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन x, y पे, x, y पे, ये x, y लिखा है, यहां से एक एंगल डालते। अब आपको देखेगा ये पूरा एंगल थीटा पता है, इस टेन थीटा की वैल्यू y अपॉन एक्स है, और ये भी टेन थीटा बाय 2 पता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है। उससे नॉर्मल का एंगल मिल गया, dy बाय dx मिल गया, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ये रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी अगर हम यूज करते, ये हम रे ऑप्टिक्स से सॉल्व कर रहे हैं। जरा आप देखिए, हम इसको वेव ऑप्टिक्स से सॉल्व करते हैं। पहले ये आसान केस, वेव ऑप्टिक्स ने क्या कहा, इंसिडेंट वेव फ्रंट ये है, यही वेव ऑप्टिक्स की बात है, ए बी सी, और इसके हिसाब से फाइनली वेव फ्रंट ये है। सोचो, तो ए डैश बी डैश सी डैश ये है, और ये पॉइंट सर्कल भी एक वेव फ्रंट ही है। इसका मतलब फाइनली वेव फ्रंट में इसी को मान लूं, ए डैश बी डैश सी डैश, और यहां मीडियम तो चेंज हुआ नहीं है, तो मैं यहां क्या कह रहा हूं, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये लेंथ प्लस ये लेंथ अगर बराबर हो गई तो ये वापस से फेज में आ जाएंगे। आया समझ में? अब जरा देखते हैं पैराबोला में वाकई में ऐसा ही होता है। मैं स्टैंडर्ड वाला पैराबोला ले लेता हूं। अब जरा सोचिए, ये मेरी कोई वेव फ्रंट होती x इक्वल टू x नॉट, ये पॉइंट होता x, y, तो बताओ ये लेंथ कितनी आएगी, x नॉट माइनस एक्स। ये लेंथ कितनी आएगी, भूल गए, ये डायरेक्ट्रिक्स, और इसका यहां से डिस्टेंस वही होगा जो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस ही ये डिस्टेंस है। और जरा इस डिस्टेंस का सम देखें, ए बी ए, और ये ए डैश, ये कोई पी है, ए पी प्लस पी ए डैश, एक्स नॉट माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स, कट गया और आंसर कांस्टेंट आया। कांस्टेंट आया मतलब जितना ऑप्टिकल पाथ इसने कवर अप किया उतना ही ऑप्टिकल पाथ इसने कवर अप किया, उतना ही ऑप्टिकल पाथ इसने कवर अप किया। और अगर ऑप्टिकल पाथ का सम बराबर है तो फाइनल वेव फ्रंट यही है। मतलब ये जब यहां पहुंचा, ये यहां पहुंचा, सभी एक साथ यहां पहुंच गए, तो हमारे हिसाब से ये वेव फ्रंट इस पॉइंट वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो गई। आ गया समझ में? इसीलिए हम ये मान सकते हैं कि इसकी इमेज यहां बनी।
ठीक है, ये वेव ऑप्टिक्स से हमने प्रूव किया कि ये पॉइंट इमेज यहां बननी चाहिए। मतलब अगर शार्प इमेज किसी पॉइंट पे बन रही है, मतलब सभी सिग्नल एक साथ वहां पहुंच गए, तो सभी का ऑप्टिकल पाथ कवर्ड बराबर होगा। फिलहाल रिफ्लेक्शन में ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ सेम है, मीडियम तो बदला ही नहीं। और ये शायद आपको याद हो, इलिप्स में भी इस फोकस से रे भेजते हैं, इस फोकस पे आती है, नहीं पता? अभी चालू नहीं हुआ इलिप्स? अरे ठीक है, सीधे समझ में आ जाए। ये डिस्टेंस बराबर होता है, कांस्टेंट होता है 2a, और यहां से भी 2a है, यहां से भी 2a, तो सबके ऑप्टिकल पाथ बराबर है। इसका मतलब ये जो हमारी वेव फ्रंट थी, इमेजिन करिएगा, ये हमारी प्राइमरी वेव फ्रंट है, यहां से गए, और ये हमारी फाइनल वेव फ्रंट है, और सभी के ऑप्टिकल पाथ बराबर है। तो अगर ये सभी फेज में है, तो ये भी सभी आपस में फेज में है, इसीलिए हमारी ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये फाइनल वेव फ्रंट है, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज। तो यहां हम सीधे कह पा रहे हैं कि डिस्टेंस सम कांस्टेंट, मतलब ऑप्टिकल पाथ कांस्टेंट है, वापस से फेज में आ जाएंगे तो फाइनल वेव फ्रंट ये वाली बन जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें ये कौन सा कर्व है जिस कर्व की ये प्रॉपर्टी है कि पैरेलल रेज को एक पॉइंट पे मीट कराएगा, अगर हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो देखिए, वैसे सॉल्व करने में जरा समझिए, वैसे सॉल्व करने में क्या दिक्कत है। एक मिनट, ऐसा नहीं कि हमसे ये होता नहीं, लेकिन जरा समझिए इससे हम सॉल्व कैसे करते। ये आई है, ये आर है, और साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर लिखते, और साइन आई तो मुझे दिख रहा है सीधे मैं निकाल लूंगा, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये वाली लेंथ मुझे पता है a माइनस एक्स, ये मुझे y पता है, ये एंगल आई है तो ये भी आई है, ये वाला आई। ठीक है, तो मुझे ये लेंथ चाहिए इसके लिए, तो इस पे dy बाई डी एक्स नॉर्मल की इक्वेशन लिखते, ये पॉइंट निकालते, ये लेंथ निकालते, dy बाई डी एक्स के टर्म में आता, तो दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ dy बाई डी एक्स के टर्म में आती, साइन आई और गंदा आता, साइन आर भी निकालते म्यू साइन आई वाले फॉर्मूले से, फिर ये नॉर्मल छापते, बहुत ही गंदी डिफरेंशियल बनती। ठीक है, लेकिन हमारे लिए ये डिफरेंशियल का क्वेश्चन नहीं बचा। हमारे लिए तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है कि अगर ये रे इस पे जाके मीट कर रही है, तो ये मेरी अगर इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो ये मेरी फाइनल वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट का शेप बदल गया, और अगर इन तीनों पे बराबर है तो यहां भी बराबर होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस तो बराबर है ही। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ये लेंथ, इसका ऑप्टिकल पाथ कितना है, a टाइम्स म्यू है, इसका ऑप्टिकल पाथ, ये लेंथ कितनी है, x, y, कोऑर्डिनेट ही तो है, ये लेंथ x है, इक्वल टू x प्लस ये लेंथ कितनी है, म्यू टाइम्स x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर। ये कर्व की इक्वेशन है, ये समझ में आया? सीधे हमें कर्व की इक्वेशन ही मिल गई। कैसे ढूंढा, ये तीनों आपस में फेज में, फाइनली एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो सर्कल बन रहा होगा ये, तो ये नई वेव फ्रंट है, तो ये तीनों आपस में फेज में होंगे, तो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, दिस लेंथ प्लस म्यू टाइम्स दिस, म्यू टाइम्स दिस लेंथ प्लस म्यू टाइम्स दिस आपस में बराबर होगा। सभी में ये जोड़ भी दोगे तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है, वो तो सब में जुड़ेगा। इसीलिए मैंने वेव फ्रंट का ये वाला केस कंसीडर किया। फील आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं कोई भी केस कंसीडर करता इक्वेशन सेम बनती, क्योंकि अगर ये कंसीडर करता तो मुझे ये लेंथ लेनी पड़ती, तीनों में ये लेता तो तीनों में ये वाला माइनस होता, एक्सप्रेशन तो सेम बनता। तो मैंने सीधे क्या कर रहा हूं, जहां पॉइंट इमेज बनी, तो पॉइंट इमेज दरअसल अब हमें समझ में आया इमेज फॉर्मेशन क्या है। वेव फ्रंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेज फॉर्मेशन वो है जब फाइनली वेव फ्रंट सर्कुलर हो गई है और वो एक पॉइंट पे जहां मीट कर रही है वो इमेज है, जब सभी के सभी सिग्नल एक पॉइंट पे पहुंच गए। तो शायद इससे आपको समझ में आए कि इसकी इमेज बनना क्या है। ये वेव फ्रंट थी, डिफरेंट सोर्सेस थे, हर सोर्स की वेव फ्रंट इधर पहुंच गई, इसकी इधर, इसकी इधर। ये स्पेशल केस जब सभी वेव फ्रंट मैच कर गए एक ही जगह।
तो ये पॉइंट वेव फ्रंट बन गई, वही हमारी इमेज है। आया समझ में? तो इसमें देखिए कितनी आसानी से हम कह पाए कि ये ऑप्टिकल पाथ, ये ऑप्टिकल पाथ और ये बराबर है, तो इमेज बन गई होगी। इवन इसमें भी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कितनी आसानी से हमने निकाल ली कि हमने कहा कि इसका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है, इसीलिए ये वेव फ्रंट एक पॉइंट सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगी। वो तो हम देखेंगे कि असली में वो पॉइंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ये ऐसे है, तो ये तो रेज कहीं मीट कर नहीं सकती, तो ये वेव फ्रंट आगे जाने पे तो पॉइंट नहीं बन सकता, पीछे पॉइंट था। लेकिन ये ऐसा है तो कभी ना कभी पॉइंट सर्कल का केस आ जाएगा, तो रियल है। इसमें ये मानो कुछ भी x, y मानो, दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस का सम कांस्टेंट कर देना और वो कांस्टेंट इसके बराबर कर देना। ये कोऑर्डिनेट कुछ भी मान लो b, ये a, फर्क नहीं पड़ेगा, b कट जाएगा। चलो एक मिनट देखो थोड़ा सा, बनेगा एकदम से। बहुत अच्छा बनेगा, रुको अभी, वो क्योंकि सही जगह हिट करना आसान नहीं है उसमें। ये देखो दिख रहा है, यहां वाले बच्चे देखो, पहले पास वाले, दिखा। अभी मैं वहां के भी दिखा रहा हूं, रुको। चलो, अरे इस कॉलोनी वाले देख लो पहले, देख गया। और इसको पास कर रहा हूं तो ये छोटा हो रहा है पैटर्न, और दूर करूंगा बढ़ जाएगा। अरे एक मिनट, अल्टरनेट डार्क ब्राइट दिख रहे हैं? अरे पीछे से लाइट वहां तक जा रही है। तुम्हारी लेजर तेज है, इसकी मुझे लगता नहीं। हाँ बन रही है। बस बस, तो ओवरऑल आ गया समझ में क्या है पैटर्न? हाँ, इतने डिस्टेंस पे अब ये सही दिखेगा। चलो, हाँ एक मिनट, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस दिखी, और इनकी अब हम वजह देखते हैं कि इतना डिस्टेंस क्यों आया और ये वजह क्या है फ्रिंजेस बनने की। अब हम इसकी वजह ढूंढते हैं कि आखिरकार यहां हुआ क्या था, और शायद पैटर्न सबको समझ में आ गया होगा। पैटर्न बिल्कुल वही था जो हमने देखा था क्लास। ये ऐसा, ये ज्यादा इंटेंस था, अच्छा खासा इंटेंस था, और इसकी इंटेंसिटी काफी कम थी, डार्क मिला था। ये विथ डबल थी, और ये कुछ ऐसी थी, बाकी सभी डी लैम्डा बाय डी थे। ये कुछ ऐसा था। अभी ये वजह निकालना बाकी है कि ये फॉर्मूला कहां से आया, लेकिन ये समझ में आ गया होगा। ब्राइट स्पॉट काफी बड़ा, फिर छोटे छोटे ब्राइट स्पॉट और थे, और दो ये डार्क मिले पॉइंट, उनके बीच में ये ब्राइट वाला पॉइंट है। अब देखिए, इसकी वजह बिल्कुल वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो जाएगी और ह्यूजन प्रिंसिपल से। इन्होंने जो कहा था वही मान लेते हैं। इनने कहा कि हर एक पॉइंट सोर्स है, तो दरअसल जो स्लिट बनी है उसके अंदर इनफाइनाइट सोर्सेस है। हम जो सिग्नल देखेंगे या डिस्टरबेंस देखेंगे उन सबका रिजल्टेंट देखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए इसके सिग्नल हम एक किसी जगह फोकस करना चाहें, तो यहां से लाइट गई, यहां से लाइट गई, हमने इन सब सिग्नल को एक जगह इकट्ठा कर दिया।
लेंस की मदद से। ये हम अभी बात कर चुके हैं, लेंस अपनी तरफ से कोई ऑप्टिकल पाथ नहीं देता, ये ध्यान दीजिएगा। अगर ये सभी फेज में है तो ये सभी फेज में है, इसकी वजह से जो मिला है वो सबको बराबर है। लेंस ने सबको बराबर पाथ डिफरेंस क्रिएट किया है। मतलब अगर ये इनिशियली फेज में थे तो फाइनली फेज में है, और अगर इनमें इनिशियली फेज में अंतर है तो फाइनली वही अंतर वहां भी होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाकई में तीनों सेम वेवफ्रंट का पार्ट है तो यहां भी तीनों सेम वेवफ्रंट के पार्ट होंगे। तो इनमें जो फेज अगर आपस में फेज में है तो ये आपस में फेज में है, लेकिन अगर इनमें कोई अंतर है तो वही अंतर यहां होगा, क्योंकि लेंस ने अपनी तरफ से कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया। बस वो क्या कर रहा है, उन रेज को एक जगह इकट्ठा कर दे रहा है। अब ये लेंस हमारी आंखों का लेंस भी हो सकता है, माइक्रोस्कोप का लेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस ये समझिए कि जो पाथ डिफरेंस आना है इनमें वो ये है। ये फील आया कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद, इसके बाद इसने और इसने डिस्टेंस बराबर कवर अप किया। यहां से यहां तक बराबर डिस्टेंस है? यहां से इसका ज्योमेट्रिकल कम है लेकिन ऑप्टिकल वापस से उतना ही हो जाएगा। तो यहां से तो कोई अंतर नहीं आया, लेकिन एक ये डेल्टा का पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया किसी और एंगल पे। ऑब्वियसली ये सामने नहीं है। जब मैं सामने बात कर रहा हूं तो ये रेज सभी एक सी थी और एक साथ मीट की। शायद ये फील कर पा रहे हो, ऑल आर इन फेज। ये फील आ रहा है कि नहीं? पहले ये फील करो कि यहां से जितने भी सिग्नल आ रहे थे, देखिए ये एक वेव फ्रंट थी, वेव फ्रंट से ही टूट के नई वेव फ्रंट बनी है। तो ये सभी इनिशियली फेज में है, सभी ने बराबर डिस्टेंस कवर अप किया, तो सभी अब भी फेज में है और मीट किए अब भी फेज में है। इसकी तरफ से कोई एडिशनल फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। तो यहां पे सभी के सभी का अगर मैं फेजर बनाता तो सबके फेजर ऐसे बनते। सोचो, इंडिविजुअली सोर्स के सभी के फेजर एक ही डायरेक्शन में होते सेंटर पे। दैट्स व्हाई देयर इज सेंट्रल मैक्सिमम। और ये पार्टिकल नेचर भी यही कह रहा था कि सभी के सभी बीच में ही तो इकट्ठे होंगे। लेकिन दिक्कत हुई कि जब हम किसी एंगल पे बात करने लग गए, पार्टिकल नेचर के हिसाब से तो उस एंगल पे कुछ है ही नहीं, लेकिन अब उस एंगल पे आएगा। क्यों? क्योंकि ये सोर्स हर डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये सोर्स हर डायरेक्शन में अपनी रिपल्स भेज रहे हैं। तो किसी थीटा पे अगर हम बात करें तो शायद ये समझ रहे होंगे, ये अगर एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा है। पहले ये समझ में आए। यहां से मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एंगल थीटा है और यहां से जो ये एंगल थीटा है, ये आपस में बराबर है। मैं ऐसे फील करता हूं, इस पे ये नॉर्मल डालो, ये थीटा घूमेगा, नॉर्मल थीटा घूमेगा। ये फील आया? इन दोनों को सोचो, ये ऐसे थे, ये फील आया? ये थीटा घूमेगा तो ये भी थीटा घूमेगा, तो वो थीटा और ये थीटा सेम है। तो शायद यहां से अब समझ में आए कि ये जो पाथ डिफरेंस डेल्टा है वो डेल्टा कितना है। डेल्टा की वैल्यू, ये डिस्टेंस अगर डी है तो कितना है? डी साइन थीटा। यही है? पक्का आया समझ में? डेल्टा की वैल्यू डी साइन थीटा, और ये अप्रोक्सीमेटली डी टेन थीटा होगी इफ थीटा इज स्मॉल। अभी समझ में आ जाएगा, थीटा स्मॉल है। और इसी को मैं डी वाई बाय डी लिख सकता हूं। वाई क्या है? ये। कैपिटल डी क्या है? ये। कैपिटल डी समझ गए? ये डिस्टेंस कैपिटल डी है। अब जरा प्रैक्टिकली देखिए कि ब्लेड से जो हम रे फेंक रहे थे और जो एंगल बन रहे होंगे, पैटर्न इतना सा बना था और इतने बड़े डिस्टेंस पे, तो जो एंगल बने होंगे वो एंगल तो काफी छोटे हैं, तो वाकई में थीटा छोटा मान सकते हैं। तो ये आंसर आया डी वाई बाय। अब मैं इसमें कह रहा हूं व्हेन डेल्टा इक्वल टू 0, ऑल आर इन फेज, तो क्या मिला? सेंट्रल मैक्सिमम। अगला, व्हेन डेल्टा इक्वल टू एन पाई, सॉरी एन लैम्डा। मीडियम तो चेंज हो नहीं रहा है,
तो जब ये पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाएगा या उसका मल्टीपल हो जाएगा, क्या होगा? ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब क्या मिलेगा? मिनिमा। गलत सा लग रहा होगा कि एन लैम्डा पे तो मैक्सिमा आता है। समझिएगा ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों है। ये जो डेल्टा है वो किस किस के बीच का पाथ डिफरेंस है? पहले फेजर और आखिरी फेजर के बीच का पाथ डिफरेंस है। अब जरा आप फील करिए, अगर डेल्टा लैम्डा होता, अच्छे से समझिएगा, तो ये गैप हमारा लैम्डा है, तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट लैम्डा बाय 2 है। मतलब अगर इस पॉइंट का ए बी सी, ए का फेजर इधर है तो बी का फेजर कहां है? लैम्डा बाय 2 मतलब पाई, और सी का फेजर इधर है। अब जरा इनके बीच के फेजर बनाइए, ए से बी के बीच के, ए से बी के बीच के फेजर ऐसे हैं, बी से सी के बीच के फेजर ऐसे हैं। ये फील आया कि नहीं? मतलब अगर यहां लैम्डा का गैप आया, मतलब इसमें और इसमें 2 पाई का अंतर है, मतलब इसका फेजर अगर इधर है तो इसका फेजर 2 पाई घूम गया, और इसके बीच के फेजर लगातार घूम रहे हैं, क्योंकि पाथ डिफरेंस लगातार बढ़ रहा है, तो टाइम लैग लगातार बढ़ रहा है, फेज बदल रहा है। तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे के फेज में है, मतलब ये पहला फेजर और आखिरी फेजर मैच कर गया, मतलब बीच के सभी फेजर सर्कल में है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 0। और जब ये 2 लैम्डा हुआ होगा तब भी तो यही गड़बड़ होगी, तब एक चक्कर लगा, दूसरा चक्कर लगा, फिर कट गए। तो जब जब एन लैम्डा होगा कटेंगे, सिवाय तब जब n इक्वल टू 0 है, क्योंकि उसमें वो घूमा नहीं है, वो सबके सब इधर है। समझ में आया? वो सबके सब इधर है। लैम्डा में जरूर घूम गया है, 2 लैम्डा में 2 बार, 3 लैम्डा में 3 बार, और 0 लैम्डा में घूमा ही नहीं। तो शायद ये समझ में आया होगा कि सेंट्रल मैक्सिमा आया, और ये डार्क वाले पॉइंट क्यों आ जा रहे हैं? क्योंकि आप जितने बड़े एंगल पे जाओगे, बड़े एंगल पे ये ज्यादा मुड़ेगा। ये फील आ रहा है? छोटे एंगल पे ये गैप इतना था, बड़े एंगल पे ये गैप और बड़ा है, और बड़े एंगल पे ये गैप और बड़ा है। तो एंगल बढ़ाने पे ये गैप बढ़ रहा है, पाथ डिफरेंस बढ़ रहा है। तो कभी ना कभी पाथ डिफरेंस यहां 0 था, तो कभी ना कभी पाथ डिफरेंस लैम्डा भी होगा, 2 लैम्डा भी होगा, 3 लैम्डा भी होगा, और उन सभी पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। तो हम इसका पैटर्न यहां बना पा रहे हैं कि पैटर्न इसका बना, यहां बना, और यहां डेल्टा की वैल्यू लैम्डा है या फेज 2 पाई है। ये फील आया? पहली और आखिरी वेव के बीच का यहां भी डेल्टा लैम्डा है या माइनस लैम्डा, प्लस माइनस से तो फर्क पड़ना नहीं है, फेज 2 पाई। यहां डेल्टा 4 लैम्डा, सॉरी 2 लैम्डा, फेज 4 पाई। यहां डेल्टा 2 लैम्डा, और सही बात है, एंगल बढ़ाने पे डेल्टा बढ़ता जा रहा है, तो कभी ना कभी 2 लैम्डा भी होगा, लैम्डा भी होगा। ये चीज तो जस्टिफाई हुई। अब हमें ये भी जस्टिफाई करना है, 2 डार्क के बीच में एक ब्राइट मिलेगा। सही है, 2 डार्क हैं तो बीच में कभी ना कभी मैच भी करेंगे, लेकिन शायद ये समझ गए होंगे सभी के सभी फेजर मैच फिर से तो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फेजर है और दूसरा लगातार घूमता जा रहा है, तो कभी मैच तो नहीं कर सकते। लेकिन शायद हम इतना समझ सकते हैं कि देखिएगा, डेल्टा 0 ऑल मैच कर गए, डेल्टा लैम्डा सर्कल में घूम गए, कट गए, डेल्टा 2 लैम्डा फिर से कट गए। अब जरा बीच में कहीं देखते हैं 3 लैम्डा लैम्डा बाय 2 पे सभी कटे नहीं है, शायद ये फील आया, सभी ऐसे। क्लियर? और जरा यहां देखिएगा, डेल्टा 1.5 लैम्डा पे, 1.5 लैम्डा पे, तो 1.5 लैम्डा मतलब 3 पाई, 2 पाई कट गए, 1 पाई वाला अब भी जिंदा है। मतलब आंसर ये तो है, लेकिन शायद समझिए 1/3 ही बचे हैं, 2/3 तो मर गए, क्योंकि 1.5 लैम्डा में 1 लैम्डा पूरा है, बचा आधा लैम्डा, 1/3 बचे। अब जरा 2.5 लैम्डा पे सोचिए क्या होता,
यही होता, लेकिन शायद ये फील कर पा रहे होंगे ये 1/5 बचे। और एक और बात जरा समझिए कि इनका एक तो ये 1/3 हो गए, तो एम्पलीट्यूड उसकी वजह से 1/3 आएगा, ऊपर से एक और 2/π भी आएगा। ये 2/π क्या है? सभी ऐसे घूम रहे, तो सबका जब आप रिजल्टेंट लोगे तो एवरेज वैल्यू आएगी। एवरेज ए थोड़ी ना होगा, ऐसे में तो एवरेज साइन थीटा वाला आएगा, सबके साइन कंपोनेंट ऐड होंगे, और साइन थीटा का एवरेज कितना होता है? 2/π। तो इंटेंसिटी कितनी होगी? इसका स्क्वायर, तो आई मैक्स का 4 यहां 9π², 90 आता। a/3 का 2/π 4/90 इतना बनेगा। मतलब इंटेंसिटी काफी कम हो गई, ये तो 4/90 टाइम्स हो गई, मतलब 1/22.5 टाइम्स हो गई। तो ये दरअसल इंटेंसिटी फील करिए I0 है या ये I max है, तो ये इंटेंसिटी काफी कम है, I max बाय 22.5 के करीबन, 22 लिख दो। ये आपको निकालना नहीं है, याद भी नहीं करना है कि इंटेंसिटी कितनी होगी, बस मैं ये समझा रहा हूं कि इंटेंसिटी काफी गिर गई, मतलब 22 गुना कम हो गई, मतलब लगभग 4-5% ही बची। जितनी तेज यहां लाइट थी उसकी 5% तेज ही है, और अगला तो और कम होगा, क्योंकि यहां जहां 3 आ रहा था वहां 5 आएगा, तो यहां जहां 9 आ रहा था वहां 25 आएगा, ये तो और छोटा हो जाएगा। अब कुछ समझ आया कि हम यहां सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाए कि इसकी विथ डबल क्यों है। ये मैं रिपीट करता हूं फिर से, ये विथ डबल क्यों है, अच्छे से देखिएगा। ये डेल्टा लैम्डा, ये डेल्टा 2 लैम्डा, हर लैम्डा के गैप पे मिनिमा मिल रहा है, हर लैम्डा के गैप पे मिनिमा मिल रहा है, लेकिन यहां डेल्टा इक्वल टू लैम्डा पे मिनिमा है, 2 लैम्डा पे मिनिमा है, लेकिन 0 पे धोखा दे दिया इसने। 0 पे मिनिमा नहीं है, 0 पे मैक्सिमा है, तो दरअसल ये ऐसा बनना चाहिए, वो ऊपर चला गया, इस वजह से ये डबल हो गया। आ गया समझ में कि ये डबल क्यों हो गया? और बात लॉजिकल है कि इस पे मैक्सिमा मिलना ही था सभी फेज में। ठीक, ये हमारा डिफ्रैक्शन फिनोमेना है कि आखिरकार लाइट में डिफ्रैक्शन होता क्यों। ठीक है, तो जो हमने ये एक्सपीरियंस किया वो डिफ्रैक्शन है। बस हम इसमें क्या करते हैं, ध्यान दीजिए कि प्रैक्टिकली इनको हम इग्नोर मार देते हैं, प्रैक्टिकली हम सबको इग्नोर मार देते हैं। प्रैक्टिकली हम क्या मानते हैं कि एक स्लिट से जब लाइट जा रही है तो ये लाइट फैल गई, और कितनी फैली? ये 2d लैम्डा बाय t। और अगर मुझसे ये थीटा निकालने को कहा जाए तो ये थीटा कुछ और नहीं 2 लैम्डा बाय d है। सोचो ये थीटा कैसे निकलेगा? दिस बाय d। मतलब लाइट कितना एंगल डाइवर्ज होती है, ये एंगल ऑफ डाइवर्जेंस मान ले, तो कितना एंगल डाइवर्ज हो गई, वो एंगल ऑब्वियसली डी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डी तो कट गया। इसी वजह से दूर करने पे दो बड़ा पैटर्न बन रहा था, एंगल उतना ही है, हम जितना दूर आते जाएंगे पैटर्न बड़ा होता जाएगा। लेकिन जो स्प्रेड है, एंगल ऑफ स्प्रेड नाम देता हूं, चलो एंगल ऑफ स्प्रेड, ये वेवलेंथ और डी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। डी जितना छोटा होगा स्प्रेड उतना ज्यादा होगा, लैम्डा जितना छोटा होगा स्प्रेड उतना कम होगा। विजिबल लाइट का लैम्डा काफी कम है, तो ये स्प्रेड डेली लाइफ में काफी कम है, क्योंकि डेली लाइफ की डिस्टेंसेस बड़े हैं, लैम्डा छोटा है, स्प्रेड काफी छोटा आया, तो रफली हमें लगा कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो लाइट का स्ट्रेट लाइन में मूव करना सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उसका लैम्डा छोटा है। पक्का समझ गए? और अगर बड़े वेवलेंथ की बात करें, जैसे उस लाइट की जिसकी वेवलेंथ मीटर या किलोमीटर में, उसमें तो स्प्रेड अच्छा खासा होगा, तो सही बात है, उसमें ये वेव नेचर ही है। और ये मैं पहले बता चुका हूं कि वाईफाई सिग्नल एटसेट्रा, इनमें तो ये तो अच्छे खासे फैलते हैं, इनमें तो इतने फैलते हैं कि हम स्लिट से निकाल कर ऐसे फैल गए।
इनके एंगल इतने बड़े बड़े, ये साउंड की तरह है, ठीक है। विजिबल लाइट क्योंकि वेवलेंथ छोटा है इसीलिए ज्यादा नहीं फैलती, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अब आ गया समझ में? इसीलिए इतने साल लग गए ये समझने में कि लाइट वेव है, और वो तभी समझ पाए जब हम लाइट में ऐसे एक्सपेरिमेंट कर पाए कि ये डिस्टेंस छोटा रख पाए, लेजर ले पाए जहां सिंगल फ्रीक्वेंसी की वेव हो, ठीक है। चलो लिखो जल्दी। इसमें एक ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। इसमें जनरली एक ही क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल मैक्सिमा की विथ क्या है। ये एडवांस के सिलेबस में नहीं है, मेंस में यही क्वेश्चन आता है कि ये गैप कितना है। लेकिन एक मिनट, बहुत ही प्रैक्टिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इससे मिल रही है कि जो हम पॉइंट सोर्स सोच रहे थे वो पॉइंट नहीं है, वो फैल गया। इसका मतलब ऐसे जो बने होते ये हमें दो डिस्टिंक्ट पॉइंट सोर्स मिल रहे हैं, लेकिन इसका पैटर्न ऐसा है और इसका पैटर्न ऐसा है, ये ओवरलैप कर गए। ओवरलैप कर गए तो ये अब हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि हम यहां रिजॉल्व नहीं कर पाते इसको और इसको। हमें लगता है कि दोनों सिंगल सोर्स है क्योंकि ओवरलैप कर गए, हमें पैटर्न तो ये मिला। क्या समझ में? अगर हाँ ये ज्यादा दूर दूर रख दो, इतने दूर के इनके पैटर्न अलग अलग बन जाए तो हम रिजॉल्व कर लेंगे। तो बताओ, डिफ्रैक्शन फॉर एक्सरे या डिफ्रैक्शन फॉर विजिबल किसमें, और डिफ्रैक्शन फॉर रेडियो वेव्स? समझ गए? इसमें डिफ्रैक्शन काफी कम, मतलब ये θ1 है, ये θ2, ये θ3, तो θ1, θ2, θ3। क्योंकि एक्सरेज की वेवलेंथ फ्यू एंगस्ट्रॉन है, इसकी हजारों एंगस्ट्रॉन में, और इसकी मीटर से किलोमीटर्स में होती है। मतलब एक्सरे और भी पावरफुल स्ट्रेट लाइन की तरह मूव करती है। और इसी का बेनिफिट ये है कि एक्सरे चूंकि फैलती नहीं है, तो अगर एक्सरे से आप किसी चीज की इमेज बनाओगे तो वो इमेज ओवरलैप नहीं करेंगी। समझिए, मान लीजिए इमेज में ये स्क्वायर बना था, हम दूर से देख रहे हैं, ये फैल गया, ये फैल गया, ये फैल गया, ये फैल गया, चारों ओवरलैप हो गए तो हमें सिंगल कलर स्पॉट मिला। लेकिन अगर ये चारों नहीं फैलते तो हमें डिस्टिंक्ट पॉइंट मिलते। आया समझ में? और ये नहीं फैलते अगर हमने वेवलेंथ छोटी यूज की होती। इसीलिए आपको अगर डिस्टेंट गैलेक्सीज की फोटो खींचनी है और अगर आप विजिबल लाइट यूज करोगे तो वो स्टार्स अलग अलग हैं, लेकिन जब हम दूर से देख रहे हैं तो सभी ब्लर हो गए क्योंकि सबकी रे हम तक आई तब तक फैल गई। भले ही विजिबल है लेकिन डिस्टेंस इतना बड़ा इन्वॉल्व है कि फैलेगा। लेकिन अगर उनकी जगह हम एक्सरेज को यूज करें या हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करें, जहां इलेक्ट्रॉन को यूज करते तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी है? 150 बाय वी। याद आया कुछ? अगर हम इलेक्ट्रॉन एज अ वेव यूज करते तो उसकी वेवलेंथ काफी छोटी है, तो उससे भी काफी साफ फोटो बनती। पक्का समझ गए? काफी साफ फोटो बनेगी विजिबल के कंपैरिजन में। तो जैसे आपको एटॉमिक लेवल पे कुछ चीज देखनी है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, ऑब्वियसली नेकेड आई से नहीं दिखेगा। तो क्यों ना मैं इससे एक नाम ही दे दूं, रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि आखिरकार हम सब एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, हमारे बीच में काफी खाली जगह है। मतलब हमारा लगभग जितना टोटल सॉलिड पार्ट है उसका लाखों गुना खाली जगह है हमारी बॉडी में, लेकिन हमें कंटिन्यूअस दिखता है क्योंकि वो गैप इतने कम कम है कि हम नेकेड आई से रिजॉल्व नहीं कर सकते उसको। मतलब हमें दिख तो रहे लेकिन हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे क्योंकि सभी मिक्सअप हो गए। ये देखो कुछ दिख रहा है प्लास्टिक का, हाँ, अरे ये दिख रही है दोनों, ठीक है। अभी देखिए मैंने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा,
रफली पीछे इंटेंसिटी उतनी है, ज्यादा अंतर तो आया नहीं। देखिए इसके करने से इंटेंसिटी यहां रिड्यूस हो गई है, लाइट से जितनी लाइट आ रही थी कुछ कम आ रही होगी, इसको क्रॉस करके, इसको क्रॉस करके भी कम आ रही होगी। अब देखिए कंबाइन किया तो बहुत बड़ा अंतर नहीं आया, अजीब लगा कुछ? एक मिनट, ये देखा क्या हुआ, बिल्कुल ही अंधेरा हो गया पीछे, नहीं आया। लेकिन अब मैंने अगर यहां पे ये बदल दिया तो देखिए इसका एंगल बदल रहा हूं यहां बीच में स्पॉट पे, यार समझ में? यहां इंटेंसिटी अच्छी खासी है, यहां पे ये देखिए बदल गई और यहां जीरो हो गई। जीरो वाला केस कब है, कितने एंगल पे? 90 पे, कि जब अगर इससे ही परपेंडिकुलर हो जाए तो इसने यही ब्लॉक कर दिया, तो दरअसल जब ये ब्लॉक हो गया है तो इसके लगने या लगने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहीं से लाइट नहीं जा रही है। क्या है समझ में? पक्का? ठीक है। और अगर आप देखिए अभी ये ब्लॉक्ड है, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये ब्लॉक्ड है, इसने लाइट भेजी और उसने खा ली, लेकिन अब देखिएगा लाइट पास हो जाएगी। ये जरा इमेजिन करिए, लाइट पास हो गई, वैसे ये ब्लॉक था, ये ब्लॉक था, बीच में एक्स्ट्रा लगाने पर लाइट चली गई उल्टी। यार समझ में? मतलब यहां क्या हुआ कि दरअसल ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, ऐसा गया और उसने एग्जैक्टली ऐसा रखा, लेकिन अगर बीच में मैं ये तिरछा रख दूं तो इसने उसको रोटेट कर दिया, तो एक कंपोनेंट चला गया, एक तो अब भी बाकी है, और अब उसका एक कंपोनेंट चला गया, एक अब भी बाकी है, कम हो गई लेकिन जीरो नहीं है। ये समझ गए? तो ये पोलराइजर है, इनमें से एक कोई एनालाइजर है, आपकी मर्जी किसको एनालाइजर कहना है, समझिएगा। ये पहला पोलराइजर है, किसी को भी पोलराइजर कहिए, क्योंकि इसने क्या किया, इनपुट लाइट को पोलराइज कर दिया। अब वो पोलराइज है या नहीं वो कैसे पता किया? ऐसे, इसीलिए हमने इसका नाम एनालाइजर दे दिया। समझ गए? क्योंकि एनालाइजर वो है जो रोटेट करने पे इंटेंसिटी बदलती है, लेकिन वो तभी बदलेगी जब इनपुट पोलराइज लाइट होगी। आ गया समझ में? ठीक है। इनका बहुत ही अच्छा यूज होता है 3D चश्मों में। क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्रोजेक्टर से लाइट आ रही है, ठीक है, तो प्रोजेक्टर से लेफ्ट और राइट की लाइट अलग अलग है, लेफ्ट की लाइट अलग है, राइट की अलग है। हम चाह रहे हैं कि लेफ्ट की लाइट लेफ्ट आई पे आए और राइट की लाइट राइट पे आए। लेफ्ट राइट समझ में आए? हमें बायनोकुलर क्यों दिखता है? क्योंकि दो अलग अलग एंगल की इमेजेस होती, तो कैमरे भी ऐसे ही होते हैं 3D कैमरे की, वो दो शूटिंग एक साथ करते हैं अलग अलग एंगल पे, एक इस एंगल पर शूटिंग की, एक इस एंगल पर शूटिंग की, दोनों शूटिंग के वीडियो को मर्ज किया। जब प्ले कर रहे थे तो प्रोजेक्टर ने दो वीडियो एक साथ प्ले किए, और कैसे? एक उसने इस डायरेक्शन में पोलराइज करके वीडियो प्ले किया है, एक इस डायरेक्शन में पोलराइज करके प्ले किया है। ये दो वीडियो एक साथ प्ले हो रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में। और अब जरा सोचिए कि मैं ये पोलराइजर इस डायरेक्शन में पोलराइज है, इससे मैं देखूंगा तो मुझे ये लाइट तो नहीं दिखेगी, सिर्फ ये दिखेगी, और एक परपेंडिकुलर है उससे ये दिखेगी, ये नहीं दिखेगी। तो भले ही दोनों लाइट सोर्स एक साथ मौजूद हैं, लेकिन हम देख एक बार में एक ही रहे। समझ गए? इस तरह सेपरेट कर देते हैं दोनों, इसीलिए इफेक्ट 3D फिर दिखता है। और सबसे अच्छा पोलराइज एनालाइजर का एग्जांपल है कैलकुलेटर पे जो स्क्रीन होती है। अगर आप उस स्क्रीन को उठा के पलट दें, स्क्रीन निकाल के पलट दें, तो सब बदल जाते हैं। कैलकुलेटर की स्क्रीन ऐसे काम करती है। अरे एक मिनट, ये जो 2 लिखा होता है ऐसे, और अगर वो पट्टी हटा दो तो सभी 8 लिखे होते हैं। तो सिंपली क्या होता है, नीचे जो सर्किट होता है वो इसको पोलराइज करता है। इसने इसको 2 लिखना है, इसको पोलराइज किया, इसको पोलराइज किया, इसको पोलराइज किया, इसको पोलराइज किया।
बाकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोलराइज कर दिए। और ये जो हमारी प्लेट है वो ऐसी है, तो ये प्लेट सिर्फ इनको जाने देगी, बाकी को ब्लॉक कर देगी, तो सिर्फ 2-2 दिखेगा। ये डिस्प्ले करने का तरीका होता है इसमें। तो जो उसके ऊपर लगा होता है वो कुछ और नहीं, सिंपली यही पोलराइज शीट होती है। समझ गए? एक जो हमने पढ़ा है अभी कुछ देर पहले, उसका एक छोटा सा सिमुलेशन है। दिख रहा है मेरे ख्याल से सबको? हाँ, ये देखिएगा, यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एक मीडियम है, दूसरा मीडियम है, वेव फ्रंट ऊपर से आ रही है, ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट आएगी इस मीडियम में, इस मीडियम के बाद इस मीडियम से प्रोपेगेट कर जाएगी। एक मिनट, अब देखिएगा, ये पॉइंट सोर्स हैं जो तभी एक्टिवेट होंगे जब वेव फ्रंट इन पे गिरेगी। क्या आया समझ में? तो ये जब वेव फ्रंट गिर रही है तो देखिए, और नेक्स्ट स्टेप में आपको नई वेव फ्रंट भी मिल जाएगी। अरे फिर से आएगा वही, बस अब अंतर क्या आ गया, एक टेंजेंट डाल दिया तो ये नई वेव फ्रंट आ गई। लेकिन एक खास बात देखिए, वेव फ्रंट इधर भी है, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। आया समझ में? और लास्ट इसमें ये एंगल दिखा रहे हैं, रेड कलर की ये वेव फ्रंट रिफ्रैक्टेड है, ब्लू कलर की रिफ्लेक्टेड है। समझ गए? इस डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्शन है, इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्शन है। आ गया समझ में? अब जरा इसमें फर्स्ट वाले का 2 करते हैं, सेकंड वाले का भी 2 ही करते हैं। अरे यार, ये तो पूरा करेगा। यहां देखिए, अगर दोनों का मीडियम सेम है तो फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो ठीक है, ये पूरा दिखाएगा, नेक्स्ट स्टेप नहीं करेगा। हाँ, ये देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 और 2 कर दिया। शांत रहिए, PIR होगा नहीं होगा? म्यू ऊपर का 4 है, नीचे का 2 है, एंगल 45 होगा। ये देखिए, अब टेंजेंट नहीं डल पाएगा। आ गया समझ में? कि सर्कल के अंदर सर्कल आ गया, टेंजेंट तो नहीं डल सकते, तो एक ही रे बनेगी उस तरफ। तो म्यू 4 कर दिया तो रे भी बहुत स्लो आ रही है। और TIR लिखा है 30 डिग्री है। ये देखिए, टेंजेंट डल ही नहीं पा रहा है, यहां टेंजेंट जरूर डल रहा है, इसीलिए पूरा का पूरा TIR हो गया, यहां कुछ नहीं मिला। अब आ गया समझ में?
बड़ा अच्छा समझे, ठीक है। और पोलराइजर में ये प्रॉपर्टी तो समझ में आई गई, इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। और दूसरी प्रॉपर्टी, शांत रहिए, कि अगर ये थीटा पे गिर रहा है तो यहां से निकलने के बाद बशर्ते ये पोलराइज हो, आई नॉट होगी तो ये आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बशर्ते ये पोलराइज हो। अनपोलराइज है तो आई बाय 2 ही होगा, ठीक है।